आप इमेजिन करें कि आप बहुत ही कंसंट्रेट होकर अपने स्टडी रूम में पढ़ रहे हैं और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन याद करना है और कल टीचर आपसे वो लेसन पूछने वाला है। लेकिन जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठे, बहुत ही ध्यान से आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप उसको याद कर रहे हैं, लेकिन पास वाले रूम में आपका जो छोटा भाई है वो बहुत तेज आवाज में टीवी चलाकर बैठा है और वो टीवी पर गाने सुन रहा है। क्या ऐसी परिस्थिति में आप ठीक ढंग से याद कर पाएंगे, या वो टीवी की आवाज आपके कानों पर पड़ेगी और आपका कंसंट्रेशन बार बार टूटेगा? आप उस परिस्थिति में क्या करने वाले हैं? क्या आप उस भाई को मारने जाएंगे, या उस भाई को डांटेंगे, या उस टीवी की आवाज को बिल्कुल कम कर देंगे, या आप उस टीवी को बंद कर देंगे? आप क्या करने वाले हैं? तो फिर आप कहेंगे कि यदि वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं टीवी की आवाज बंद कम कर दूंगा, या कुछ लोग कहेंगे कि मैं जिस गेट से, जो गेट खुला हुआ है और वहां से आवाज आ रही है, कोई खिड़की खुली हुई है वहां से आवाज आ रही है, मैं उस खिड़की को या उस दरवाजे को बंद कर दूंगा। या मैं अपने भाई को समझाऊंगा कि देख, थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए तू टीवी बंद कर दे, उसके बाद तू टीवी देख लेना। या फिर मैं ये कहने वाला हूं कि थोड़ी आवाज थोड़ी कम कर दूंगा कि वो केवल उसके अपने भाई को केवल सुनाई दे, मुझे सुनाई ना दे। आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप कर ये रहे हैं कि आपके पढ़ाई में जो चीज ऑब्स्टेकल है, या आपकी पढ़ाई में उस सारी के सारी चीजों का कोई भी प्रभाव नेगेटिव ना हो, इसलिए आप उन सब को कंट्रोल कर रहे हैं। चाहे वो खिड़की दरवाजे बंद करके कर रहे हो, चाहे टीवी की आवाज कम करके कर रहे हो, चाहे भाई को थोड़ा सा डांट कर रहे हो, लेकिन केवल आपका पर्पस क्या है कि मुझे लेसन बहुत अच्छी तरह से याद करना है, मुझे बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, क्योंकि कल मुझे अपने टीचर को यह लेसन सुनाना है। आप इस बात को तो समझ रहे होंगे, लेकिन जब हम रिसर्च की बात करते हैं, तब रिसर्च में हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं या जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव को देखना। केवल हमारा यही एक उद्देश्य होता है। हमारा यह उद्देश्य नहीं होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ और भी बहुत सारे वेरिएबल जुड़ जाएं और वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करें। नहीं, तब आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि वो वेरिएबल जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जुड़ रहे हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन आप उसके प्रभाव को देखना चाहते नहीं हैं। आप ये चाहते हैं कि केवल और केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही प्रभाव मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़े। तब आप क्या करेंगे? आप उन सारे के सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करेंगे। और वो कंट्रोल किस तरह से करेंगे? आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, आप उसको किसी भी तरीके से अपनी उस परिस्थिति से हटाने की कोशिश करेंगे। और जब परिस्थिति से वो हट जाएगा या किसी भी तरह से परिस्थितियों को कंट्रोल कर लिया जाएगा, तब आपकी जो रिसर्च जो सेटिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव देखने वाले। बस इसे कहते हैं एक्स्ट्रानियस वेरिएबल या रिलेवेंट वेरिएबल। आप इसे हिंदी में अगर बात करें तो इसको बाह्य चर कह लें या फिर संगत चर कह लें। ये जो संगत चर होते हैं या ये जो बाह्य चर होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल। दूसरा होता है सिचुएशन रिलेवेंट वेरिएबल। और थर्ड होता है सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल। हम किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एक्स्ट्रानियस, या इसको कह सकते हैं रिलेवेंट वेरिएबल। बाह्य
या संगत चर। और ये बाह्य या संगत चर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के हो सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल, सिचुएशन रिलेवेंट वेरिएबल एंड सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल। सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल का मतलब क्या है? जो सैंपल जिनको हमने रिसर्च के लिए सेलेक्ट किया है उनसे संबंधित कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो आपके रिसर्च को प्रभावित करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में, जो हमने मॉडरेटर वेरिएबल वाला टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें यदि आप उस एग्जाम्पल को देखना चाहें, ठीक ढंग से मॉडरेटर वेरिएबल को समझना चाहें, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। और उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि इफेक्ट ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपकी जो शैक्षणिक उपलब्धि है उसका आपके आत्मविश्वास पर क्या प्रभाव पड़ता है। और मैंने कल आपको यह कहा था उस वीडियो में कि एकेडमिक अचीवमेंट को जेंडर प्रभावित करता है। मेल का एकेडमिक अचीवमेंट अलग होगा, फीमेल का एकेडमिक अचीवमेंट अलग होगा, मेल का सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग होगा, फीमेल का सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग होगा, या उन स्टूडेंट जो बॉयज एंड गर्ल्स है उनका अपना अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा, और वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रभावित करेगा। मैंने क्या कहा था कि आपके जो जेंडर, जो बॉयज एंड गर्ल्स, जो जेंडर है वो आपका मॉडरेटर वेरिएबल है। मैंने ये कहा था कि जो आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो आपका मॉडरेटर मध्यस्थ चर है। जब हम उन मध्यस्थ चर की स्टडी कर रहे होते हैं, हम उनको नहीं हटाते हैं, तब तक वो मॉडरेटर वेरिएबल हैं, आपके मध्यस्थ चर हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये जो जेंडर है ये बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, हमें इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब क्या है? आप ऐसा तो नहीं होंगे कि किसी को भी नहीं लेंगे, नहीं, आप क्या किसी एक जेंडर को कंट्रोल कर लेंगे कि मैं मेल के ऊपर, बॉयज के ऊपर काम करने वाला हूं या फीमेल या गर्ल्स के ऊपर काम करने वाला हूं। मैं अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करूं तो मैं हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के स्टूडेंट को लेने वाला हूं, मैं लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को लेने वाला हूं, या मैं मिडिल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के स्टूडेंट्स को लेने वाला हूं अपने रिसर्च में। आपने क्या किया? आपने ये किया कि जो वेरिएबल आपके रिसर्च को प्रभावित कर रहे थे आपने उनको कंट्रोल कर लिया, और इसीलिए जब आप उसे नियंत्रित करते हैं तो इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल का एक नाम और हो जाता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल। लेकिन चाहे आप उसको एक्सट्रेनियस वेरिएबल कह लें, रिलेवेंट वेरिएबल कह लें या कंट्रोल वेरिएबल कह लें, तीनों नाम बिल्कुल एक है। मैंने कहा कि सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल। सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल का मतलब कि जिस सब्जेक्ट को आपने चुना है, मैंने अभी आपको कहा था मेल और फीमेल, मेल और फीमेल उनकी अपनी विशेषताएं हैं, वो सब्जेक्ट की अपनी विशेषता है, या मैं कहूं कि उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो उनकी अपनी विशेषताएं हैं, और वो उसके साथ आपके रिसर्च का पार्ट बन रहे हैं। वो कौन से हैं? सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल। आप इसको कंट्रोल करेंगे। दूसरा, अब आते हैं सिचुएशन रिलेवेंट वेरिएबल। आप किसी परिस्थिति में रिसर्च करते हैं, आप फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। फील्ड का मतलब कोई मैदान नहीं है, फील्ड का मतलब कोई भी एक्सटर्नल जो कंडीशंस हैं उसको हम कहते हैं फील्ड। आप किसी लेबोरेटरी में रिसर्च कर सकते हैं। आप जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में आप रिसर्च कर रहे हैं, उस परिस्थिति में भी कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके रिसर्च को प्रभावित करेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक टॉपिक पर काम कर रहे हैं और वो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन कंसंट्रेशन। एकाग्रता पर ध्यान के प्रभाव का अध्ययन करना है। और एकाग्रता पर ध्यान के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक सिंपल सी हम एक परिस्थिति बनाएंगे, और परिस्थिति यह होगी कि हम कुछ सैंपल का चयन करेंगे, कुछ लोगों का चयन करेंगे, और उनको किसी हॉल में या किसी भी ऐसी जगह जो कंट्रोल्ड हो, जहां पर हमने परिस्थिति को नियंत्रित किया हो, आप उस जगह क्या करेंगे? उनको इकट्ठा करेंगे और मेडिटेशन करवाएंगे।
लेकिन तभी बाहर से कोई बहुत तेज शोर आ रहा हो, बाहर से कोई चिल्लाने की आवाज आ रही हो, या आप कहें कि पंखा जो चल रहा है उस पंखे की बहुत तेज आवाज आ रही हो, या बिल्कुल लाइट चली गई हो, क्या गर्मी उन सब्जेक्ट को, उन मेडिटेशन करने वालों को परेशान नहीं करेगी? क्या वो पंखे की आवाज जो मेडिटेशन को प्रभावित नहीं करेगी? या जो बाहर से जो आवाजें आ रही हैं, क्या वो उन मेडिटेशन को प्रभावित नहीं करेगी? तो आपका जो मेन पर्पस है मेडिटेशन का, कंसंट्रेशन पर प्रभाव, बल्कि हो क्या रहा है, मेडिटेशन के साथ पंखे की आवाज भी मिल रही है, मेडिटेशन के साथ गर्मी भी मिल रही है, मेडिटेशन के साथ बाहर की आवाज भी मिल रही है। क्या आपका मेडिटेशन प्रभावित होगा या नहीं होगा? और जब मेडिटेशन प्रभावित होगा तो उसका कंसंट्रेशन पर भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन रिलेवेंट वेरिएबल, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में जो भी वेरिएबल ऐसे हैं जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिलकर डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर रहे हैं, हम उनको नियंत्रित करेंगे, हम उनको कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल करने की जो टेक्निक्स हैं वो बहुत अलग अलग हैं। हम आज उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि कौन कौन सी टेक्निक हैं जिनसे हम एक्सटर्नल, एक्सटर्नियस, रिलेवेंट या कंट्रोल वेरिएबल, सब नाम एक ही हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये अब हो गया सिचुएशन रिलेवेंट वेरिएबल। थर्ड आता है सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल। सीक्वेंस रिलेवेंट का मतलब क्या है? हम इसको हिंदी में कहें कि ये क्रम, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रिसर्च में कभी कभी हम क्या है, क्रम से कोई चीज करवाते हैं। मैं एक ही ग्रुप को लूं, मैं ऐसा करता हूं, 10 लोगों को सेलेक्ट कर लेता हूं, बार बार उन्हीं को मैं कोई चीज करवाता हूं, बार बार। अभी मैंने अभ्यास करवाया, फिर मैंने उन्हीं को अभ्यास करवाया, फिर मैंने उन्हीं को अभ्यास करवाया, फिर मैंने उन्हीं को अभ्यास करवाया। क्या उस अभ्यास करवाने का, उस अभ्यास के सीक्वेंस का, उस प्रैक्टिस के सीक्वेंस का क्या उन बच्चों के ऊपर या उन सब्जेक्ट्स के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा? उस सीक्वेंस का प्रभाव पड़ेगा, उस प्रैक्टिस का प्रभाव पड़ेगा। उस प्रैक्टिस से या कोई चीज बहुत जल्दी याद हो जाएगी, या उस प्रैक्टिस से उन व्यक्ति को थकान हो जाएगी, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए जब सीक्वेंस का मतलब है कि जब आपकी रिसर्च कंडीशन ऐसी हो कि उसमें दो चीजों का, एक आपकी प्रैक्टिस का और एक फटीग का, जिसको हम कहते हैं थकान का। अभ्यास और थकान का जब प्रभाव पड़ता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिलकर, आपका पर्पस क्या है? थकान का प्रभाव देखना नहीं है, आपका पर्पस प्रैक्टिस का प्रभाव देखना नहीं है, आपका पर्पस है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव देखना। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि अभ्यास का प्रभाव पड़ रहा है, परिस्थिति ऐसी है कि फटीग का प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फटीग को नियंत्रित करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस को नियंत्रित करना पड़ेगा। और ये दोनों, प्रैक्टिस और फटीग, कौन से वेरिएबल हैं? उन्हें कहेंगे सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल। हमने 3 तरह के एक्सटर्नल वेरिएबल की बात की, जो कि सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल होते हैं। आप सब्जेक्ट रिलेवेंट भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड भी कर सकते हैं। मैंने सब्जेक्ट रिलेवेंट किस लिए लिखा है? क्योंकि ये रिलेवेंट वेरिएबल भी हैं, उनका नाम है रिलेवेंट वेरिएबल, इसलिए आप इसको कहें सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल, आप इसको कहें सब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल, दोनों एक ही है। अब सब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल कौन से हैं? जो उस सैंपल जो आपने चयन किया है, उस सैंपल के लोगों की अपनी विशेषताएं हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकती हैं। आप उस सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल को कंट्रोल करें। दूसरा सिचुएशन रिलेवेंट वेरिएबल, जिस परिस्थिति में आप रिसर्च कर रहे हैं, उस परिस्थिति के कुछ बातें, उस परिस्थिति के कुछ डायमेंशंस ऐसे हैं जो उस रिसर्च को प्रभावित कर रहे हैं। आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करें। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आप लाइट को कंट्रोल कर लें। मैंने एग्जांपल दिया आप गर्मी को कंट्रोल कर लें। मैंने एग्जांपल दिया कि बाहर से अगर आवाज़ें आ रही हैं और वो आपके मेडिटेशन को प्रभावित कर रही हैं, तो आप आवाज़ को कंट्रोल कर लें। वो है आपका सिचुएशन रिलेवेंट वेरिएबल। और तीसरा सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल। सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल में मेनली प्रैक्टिस और फटीग को
यदि आपके उस रिसर्च कंडीशन में ऐसा कुछ परिस्थिति बन रही है कि जहां पर प्रैक्टिस का और फटीग का प्रभाव पड़ रहा है, तो उस प्रैक्टिस और फटीग को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यही है आपके एक्सट्रेनियस रिलेवेंट कंट्रोल या एक्सटर्नल वेरिएबल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए है क्योंकि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो आपको अपने रिसर्च कंडीशन में ये बात बतानी होती है कि आपने किन एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल किया है, आपने कौन से रिलेवेंट वेरिएबल को कंट्रोल किया है। कंट्रोल करना तो दूसरी बात है, पहले क्या आपने देखा है, क्या आपने ये खोजा है कि आपकी रिसर्च कंडीशन को कौन कौन से एक्सटर्नल वेरिएबल प्रभावित कर रहे हैं। उसके लिए भी आपको इस टॉपिक को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप पहले समझ पाएंगे कि कौन से एक्सटर्नल एक्सट्रेनियस रिलेवेंट वेरिएबल हैं, तभी आप उसको कंट्रोल करने की बात सोचेंगे। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे ये कहूँगा कि ये टॉपिक आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें कि जो रिसर्च करने वाले हैं, और वो लोग जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने वाले हैं, उन लोगों को इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अपनी ही आपकी साइकोलॉजी की पाठशाला में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।